तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, सड़क पर साधु संत, पीएम मोदी के टेबल पर यूनिस की फाइल। भारत ने हिंदू विरोधी बांग्लादेश को क्या वार्निंग दे दी? बच्चा बच्चा भारत और हिंदू विरोधी होगा। मुनीर के पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नया जहर उगल दिया क्या? एक दो नहीं, हिंदुओं के खिलाफ 2900 वारदातें। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा कैसे सामने आ गया है, आज आपको देखना चाहिए। देखिए, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में जो बवाल हो रहा है, उसमें आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी के पास मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की पूरी फाइल पहुंच चुकी है और आज बांग्लादेश को वार्निंग भी दे दी गई। क्योंकि आप यह भी देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, उसके खिलाफ भारत में भयंकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज हजारों साधु संत सड़क पर उतर आए, हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा था। ऐसे गुस्से के बीच भारत ने आज बांग्लादेश को क्या वार्निंग दी है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि भारत की इस वार्निंग के बीच बांग्लादेश में खुद कट्टरपंथी कैसे अपनी कब्र खोदने में जुट गए, कैसे आज ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए और भारत विरोधी उकसाऊ बयान दिए गए। इतना होने के बाद भी आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे भारत से पिटाई भूल चुके पाकिस्तान के नेता भी बांग्लादेश के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये जो हलचल मची है, उस बीच चीन क्या कर रहा है? भारत को लेकर अमेरिका ने चीन पर क्या खुलासा कर दिया है? भारत के बारे में अमेरिका से चीन पर कौन सी रिपोर्ट आ गई है जिससे चीन तिल मिलाया हुआ है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। लेकिन पहले आप यह देखिए कि चीन पीठ पीछे कोई खेल कर भी रहा है या अमेरिका भारत को उकसा रहा है ताकि चीन, भारत और रूस साथ ना आए। नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर चीन को लेकर क्या तैयारी कर रखी है, बांग्लादेश को लेकर क्या करने जा रहा है भारत, सबकी बात होगी। लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh. प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है, कैसे यूनिस की फाइल खुली है, सब बताऊं। उससे पहले भारत में कैसे बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आज पहले वो देखिए। 10 दिन के अंदर बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोके नहीं रुक रहा। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कोलकाता में सड़क पर साधु संत उतर आए। जरा देखिए वहां पर कैसे भगवा दिख रहा था और साधु संतों ने उतरकर वहां पर प्रदर्शन किया है हिंदुओं के लिए। साधु संतों के साथ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी थे, जिन्होंने कोलकाता में बांग्लादेश हाई डिप्टी कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी ने मार्च निकालते हुए कहा कि वो आज बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के लोगों से मिलकर ही जाएंगे, नहीं तो 5 लाख साधु यहीं धरने पर बैठ जाएं। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिल 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा, नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं 5 लाख साधु संत बैठ जाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बंद करो। शुवेंदु अधिकारी की वार्निंग के बाद बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के दरवाजे तक खुल गए। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के अधिकारियों से मुलाकात की, उनके सामने दीपू दास की हत्या का मुद्दा उठाया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि दीपू दास को न्याय मिलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर यह अत्याचार ऐसे ही चलता रहा तो साधु संत फिर सड़क पर उतरेंगे। भारत में जिस तरह से हिंदू सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को भी नई हिम्मत मिली है, उनका हौसला बढ़ा। ढाका में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। हाथ में मशाल और बैनर लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की,
उन्होंने ये दिखाया कि कट्टरपंथियों को मैसेज जाना चाहिए कि भाई हिंदू भी साथ है। ऐसा नहीं कि तुम भीड़ लेके आओगे तो हिंदू जो है वो एक साथ खड़ा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया, दीपू दास को न्याय देने की मांग की। इस प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं सब शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू भी अब सड़क पर अपनी एकता की ताकत दिखा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में तो कट्टरपंथियों ने हद कर रखी है। आप सोचिए 1971 में जिस पाकिस्तान ने ढाका यूनिवर्सिटी में घुसकर कत्लेआम मचाया था, उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जिन्ना का जन्मदिन मन रहा है बॉस। एकदम इनका ब्रेन वॉश हो गया इन कट्टरपंथियों का, इनको पाकिस्तान अपना लग रहा है। जिन्ना का पोस्टर लगा रहे हैं ये लोग, जिन्ना को याद कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथियों की ऐसी ज़ॉम्बी फौज खड़ी हो गई है जो बेकाबू होती जा रही है, एकदम ज़ॉम्बी जैसा कर रहे हैं। ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत पाल कर बैठे कि हिंदू नाम वाली मधुर कैंटीन को निशाना बना दिया। कैसे कट्टरपंथी कैंटीन में बिना डरे तोड़फोड़ कर रहा है, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। कैंटीन में मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारी 1971 में पाकिस्तान से अत्याचारों से आजाद होने की प्लानिंग किया करते थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने आज भी भारत के खिलाफ जहर उगला है बॉस। आज उस्मान हादी के समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद बड़ा प्रदर्शन किया। ये लोग सड़क पर मार्च करने लगे। ढाका की सबसे बिजी रोड में से एक रोड पर ये लोग धरने पे बैठ गए, कई घंटे ट्रैफिक रोक दिया। देखिए वहां कैसे प्रदर्शन चल रहा है। देखिए आप खुद सोचिए, जब ये क्लियर होता जा रहा है, वहां की पुलिस तक कह रही है कि भाई भारत का रोल नहीं है हादी की हत्या में, तो ये कौन लोग हैं जो भारत और या बांग्लादेश, भारत या बांग्लादेश का मतलब क्या है भाई? इन कट्टरपंथियों को कोई तो पंप कर रहा है ना, जो भारत या बांग्लादेश इनके दिमाग में ये जहर भर रहा है। बांग्लादेश बना ही भारत की वजह से भाई, और तुम पाकिस्तान से सट रहे हो। इधर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है, उधर पाकिस्तान के कट्टरपंथी जहर उगलने में पीछे थोड़ी हैं। बांग्लादेश को लेकर कैसे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बनाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के नेताओं से जितनी बकवास करा लो ये कर देते हैं। हमने ये किया था, वो किया था, हमारे मिसाइलें जो हैं वो बेकार नहीं हैं। अरे तो चलाते ना ऑपरेशन सिंदूर में, और चला के क्या ही कर लिए थे? तुमसे तालिबान की फौज नहीं संभल रही, ये भारत को मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश के कट्टरपंथी, ये हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बातें करके अपनी कब्र खोद रहे हैं बॉस। क्योंकि अगर ये लोग ऑपरेशन सिंदूर भूल गए तो नरेंद्र मोदी अगली तैयारी किए बैठे। आज पीएम मोदी ने बांग्लादेश को आखिरी वार्निंग भी दे दी है और मोहम्मद यूनुस को बता दिया गया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कट्टरपंथियों को कंट्रोल करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो, निष्पक्ष चुनाव कराओ। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को यह मैसेज भिजवा दिया है कि उसके राज में हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं उस पर भारत ने आंखें नहीं बंद की हुई, बल्कि यूनुस राज में हुए हिंसा की पूरी फाइल तैयार की गई है। मोहम्मद यूनुस इससे बच नहीं सकता। भारत ने मोहम्मद यूनुस के राज में जो हिंसा हो रही है उसका डेटा दुनिया के सामने रखा है। भारत ने बताया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पिछले करीब 1.5 साल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 वारदातें हो चुकी हैं। इसमें हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश इन घटनाओं को मीडिया की गलत रिपोर्टिंग या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं कर सकता। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर है। भारत लोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश में चुनाव के पक्ष में है। भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को दीपू दास की हत्या पर वार्निंग भी दे दी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाए। सुनिए विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को लेकर आज क्या कहा। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. यानी भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का है ही, उससे कटकर बना बांग्लादेश भी अब वैसी ही हरकतें कर रहा है और वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। इधर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक तरीके से वार्निंग दे दी। उधर हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए ही आवाज नहीं उठा रहे, ऊपर से तर्क दे रहे हैं कि ऐसे जुल्म तो हमारे यहां भी होते हैं। ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो बांग्लादेश के एजेंडे को सूट करता है। जब पूरे भारत में हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हिम्मत मिल रही है, उस वक्त हमारे यहां कुछ नेता भारत को लिंचिस्तान बता रहे हैं। ओडिशा में एक मुस्लिम शख्स की भीड़ ने हत्या कर दी।
इस पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान बता दिया। इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कह रही हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उन्हें क्या मतलब है। खुद सुनिए। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं जो बांग्लादेश के हिंदू तो इनको नजर आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नजर नहीं आता। पता नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है जो इन्हीं लोग को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। कह रहे हो कि बांग्लादेश की क्या बात करनी। वाह भैया, बांग्लादेश में हिंदू मार दिया गया तो क्या बात करनी। गाजा फिलिस्तीन पर बात करते हुए ये नहीं समझ में आता है कि वो बाहर बैठे हैं। गाजा फिलिस्तीन नोएडा के बगल में दिखता है क्या। आज ये इकोसिस्टम जो गाजा फिलिस्तीन पे छाती पीट लेता है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात मत करो क्योंकि वहां कट्टरपंथियों ने मार दिया उसको। लेकिन भारत का हिंदू जवाब दे रहा है, साधु संत सड़क पर हैं, आम हिंदू सड़क पर है और बाबा बागेश्वर भी ऐसे लोगों को तगड़ा जवाब दे रहे हैं। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। एक तरफ तो भारत के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी एक चुनौती बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब भारत की नजरें बांग्लादेश में मचे बवाल, पाकिस्तान के खेल पर हैं, उसी वक्त चीन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने अलग खलबली मचा रखी है। चीन को लेकर यह रिपोर्ट अमेरिका से आई और इसमें भारत के पीठ पीछे चीन के खेल के बारे में 5 खुलासे किए हैं जो अमेरिका ने किए। अमेरिका कह रहा है इस रिपोर्ट में, पहला खुलासा कि चीन इस कोशिश में है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ना हो। इसी वजह से चीन ने अक्टूबर 2024 में एलएसी पर टकराव को कम करने पर सहमति जताई थी ताकि वो भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करके उसे अमेरिका के करीब जाने से रोके। लेकिन कोई अमेरिका से पूछे कि तुमको चीन की यह चाल समझ में आ रही है तो ट्रंप आनन फानन में अनाप शनाप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। मत लगाओ, चीन का प्लान फेल हो जाएगा। तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे और फिर कहोगे चीन जो है वो प्लानिंग कर रहा है। हालांकि भारत को अभी भी चीन के इरादों को लेकर शक है, यह अमेरिका कह रहा है। दूसरा खुलासा अमेरिका की रिपोर्ट में यह है कि चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। तो वैसे तो मुनीर को तुम भी बिरयानी खिला रहे हो ट्रंप, तो अमेरिका भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये मान लो फिर। तीसरा खुलासा, चीन पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन कुल 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो वो तो तुम भी बनाए बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका वालों लोगों, तुमने कौन सा छोड़ा हुआ है। चौथा खुलासा, अमेरिका का दावा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को हड़पने की साजिश रच रहा है, वो उसे लेकर बहुत गंभीर है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को ताइवान के साथ अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर का यह राज्य भारत और चीन के संबंधों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो भाई उसका जो एजेंडा है रहने दो, भारत का क्लियर हिसाब है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, था, है और रहेगा। इसमें क्या अलग बात है। पांचवा खुलासा, चीन खुद को महाशक्ति बनाने में लगा है, ऐसी शक्ति जिसकी सेना दुनिया में कहीं भी लड़ने और जीतने में सक्षम हो। तो बनाने दो। अमेरिका नहीं बना रहा है क्या? रशिया नहीं बनाता है क्या अपनी सेना को मजबूत? हम नहीं बना रहे हैं क्या? इसलिए अमेरिका की इस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई चीन भारत के खिलाफ कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है या ट्रंप खाली पिन मार रहे हैं कि कहीं भारत, चाइना, रशिया साथ ना आ जाए। अमेरिका ने चीन को लेकर जो रिपोर्ट छापी है उस पर चीन भड़क गया। चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। चीन कह रहा कि भारत से अच्छे संबंध हैं, अमेरिका भड़काने का काम ना करे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत चीन संबंध सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसमें कोई तीसरा देश दखल ना दे। चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को तथ्यहीन, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखता और संभालता है। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट चीन के बारे में गलत धारणाओं और भू राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए तथाकथित चीनी सैन्य खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। देखिए, चीन जो है वो धोखा देता है, ये किसी से छुपा थोड़ी है। नरेंद्र मोदी भी
जब अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका क्या तमाशा कर रहा है, तो अगर रशिया के साथ मिलकर भारत, रशिया और चीन की तिकड़ी बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि अंधा विश्वास कर ले रहे हैं चीन पे। भारत बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका को, ट्रंप को इतना समझ में आ रहा है कि बाप रे बाप, चीन देखो भारत, मेरे दोस्त भारत के साथ क्या कर रहा है, पहले तुम तो दोस्ती निभाओ। तुम अपने बेटे दामाद के लिए ट्रंप को बिरयानी खिला रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो, उसके F-16 को सुधारने के लिए पैसा देने की बात कर रहे हो, और उसके बाद बता रहे हो कि चीन क्या कर रहा है तुम देखो। अरे तुम पहले क्या कर रहे हो ये तो दिखाओ, टैरिफ हटाओ पहले, उसके बाद आगे बात होगी। और इसीलिए चीन कह रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्तों में अमेरिका आग लगा रहा है, इसलिए चीन का हवा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका कहे ना कहे, भारत यह जानता है कि चीन के साथ कैसे निपटना है, उस पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है। चीन को लेकर भारत हमेशा सावधान रहता है, और इसलिए आप देखिए कि भले ही चीन के साथ संबंध सुधर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई तैयारी थोड़ी कम कर दी है। इधर चीन को लेकर अमेरिका नए नए खुलासे करने का दावा कर रहा है, उधर अमेरिका से यह रिपोर्ट भी आई है कि कैसे भारत ने बॉर्डर पर तगड़ी तैयारी कर ली है। यह यूपीए के जमाने का भारत थोड़ी है, जहां रक्षा मंत्री खड़े होकर कह देते थे कि भाई बॉर्डर पर कुछ ज्यादा बनाए नहीं ताकि तनाव ना हो चीन के बॉर्डर पर। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन के साथ संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि भारत हिमालयी सीमा पर बड़े पैमाने पर सड़कें बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, हवाई पट्टी, सैन्य ठिकाने सब बना रहा है। नई सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप से सैनिकों को तेजी से तैनात किया जा सकेगा। और यह नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, हर जगह भारत को मजबूत बना के रखो। दोस्ती होगी तो ठीक है, नहीं होगी तुम बंदूक चलाओगे हम भी चलाएंगे, तुम एक चलाओगे हम चार मार देंगे। वैसे भी चीन के बारे में दुनिया यह जानती है कि वो भले ही कितनी बड़ी ताकत होने का दावा करे, उसके हथियार तो ठस्सी हैं, चलते नहीं हैं चीन के माल की तरह। चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए, उन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कबाड़ नहीं बनाया। अब एक और युद्ध में चीन के हथियार फेल साबित हुए। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध चल रहा था, इस दौरान चीनी हथियार फेल हो गए। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान चीन में बना एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम देखिए कैसे फट गया। चीन के हथियार ऐसे ही होते हैं, और इस हादसे में कंबोडिया के 8 सैनिक बेचारे मारे गए। तो पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर जो चुनौती है सो है, लेकिन चीन को लेकर भारत कोई आश्वस्त नहीं बैठा है। हाँ, बराबरी पे बात चल रही है, अमेरिका जो है वो पिन मारता रहे, भारत अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन देश में चुनौतियां कम थोड़ी हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, उधर बाबरी बन रही, इधर दुर्गा मंदिर का काम रुका। बीजेपी और बंगाल के ओवैसी ने ममता को फंसा दिया है क्या? पुलिस पर शीशे की बोतल से हमला, गजब बवाल पथराव, मस्जिद को लेकर कहां कोहराम मच गया, अब इसका चैप्टर। बंगाल की राजनीति में इस समय मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भयंकर चर्चा में बॉस। पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी क्या खुद भंवर में फंस गई हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल लगातार तेज हो रहा है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले बंगाल के ओवैसी कहलाने वाले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी है। ममता को अपने हाथ से मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। इधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस फैसले से पीछे हटती दिख रही। हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी थी कि अगर दुर्गा मंदिर बनाया तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद के डर से क्या ममता बनर्जी मंदिर बनाने जा रही थी, और अब क्या उस पर होने वाले प्रदर्शन के डर से वो फैसला होल्ड करने जा रही हैं? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जयपुर में मस्जिद को लेकर भयंकर बवाल हो गया, यानी बंगाल से जयपुर तक हंगामा बवाल चल रहा है। जयपुर में एक मस्जिद के सामने पत्थरों को हटाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया भाई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस पर शीशे की बोतलें चला दी भीड़ ने, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बंगाल की राजनीति से लेकर राजस्थान में पत्थरबाजों का कैसे इलाज हो रहा है, सब डिटेल से आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। कोई तो उधर होता था, बंद हो गया। उनको खिलाफ में जोरदार डेपुटेशन भी करूंगी, प्रोटेस्ट भी करूंगी। हिंदू कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। बोतल फेंकी गई कांच की, वहाँ अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, पहले बंगाल की बात करता हूं, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी को बंगाल को लेकर बहुत डर सता रहा है, ये कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी का ये डर है कि मुस्लिम वोट बैंक जो बंगाल में एक तरफा ममता बनर्जी की पार्टी के साथ रहा करता था,
उसमें सेंध लग रही। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर कर रहे हैं। लेकिन क्या हुमायूं कबीर के डर से ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर का काम करवा रही थी और अब उसको रोक भी उसी डर से दिया है क्या? ममता से बगावत करने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने लगे और मुसलमानों का भयंकर सपोर्ट मिल रहा है, एकदम भर भर के मुसलमान पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि कोलकाता में बन रहे दुर्गा मंदिर का काम अब क्यों रुक गया, जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के काउंटर के तौर पर लॉन्च किया था, यह कहा गया था, जिसे टीएमसी देश में मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कह रही थी। इसे जोर शोर से मां दुर्गा के प्रति बंगाली मानुष की आस्था का साकार रूप कहकर प्रचारित किया जा रहा था। दुर्गा आंगन को सीधे सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका काम भी रुक गया है। कोलकाता में दुर्गा मंदिर परिसर को ममता बनर्जी ने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया। आप देखिए कि 21 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी ने शहीद दिवस पर रैली की और रैली के बाद देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर बनाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन को बंगाली अस्मिता से जोड़ा। ममता कैबिनेट ने अगस्त में दुर्गा आंगन बनाने को मंजूरी दे दी। कोलकाता के न्यू टाउन में 15 एकड़ जगह जो है वो चिन्हित कर दी गई। 262 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाने का ऐलान हो गया। 2 साल में दुर्गा आंगन बनाकर उद्घाटन का वादा भी कर दिया गया। यानी ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर परिसर के लिए सारी तैयारी कर दी। 29 दिसंबर को मंदिर की नींव रखी जानी थी। मंदिर वाली जमीन पर बड़े बड़े पंडाल लग गए थे, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची तो नजारा अलग ही दिखाई दिया। वहां लोगों ने कहा कि मंदिर का काम तो फिलहाल बंद है। देखिए क्या ही हो गया है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दादा, दुर्गा मंदिर यहीं पे बनना है? हाँ हाँ यहीं पे तैयारी हो रही है? हाँ, वही तो उधर होता था, बंद हो गया। और अभी दुर्गा आंगन बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा। वही तो होता था, बंद हो गया। अब बंद हो गया? हाँ, क्यों? तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे किसी को परेशानी तो नहीं है दुर्गा मंदिर बनने से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, लोग बता रहे हैं, और बड़ी संख्या है लोगों की। सुना था एक बोर्ड लगा हुआ था दुर्गांगन का, फिर वो तो खोल दिया, नया बोर्ड लगा दिया, यही बस, काम भी बंद हो गया। कोई दिक्कत परेशानी लोगों को आसपास लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुर्गा मंदिर से लोग खुश हैं यहाँ पे अगर बन रहा था तो? हम तो हिंदू है, दुर्गा मंदिर बनेगा तो अच्छा ही होता, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्यों हुआ, किसी को मालूम नहीं है। मालूम नहीं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को जानते होंगे आप लोग। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? आप बंगाल से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। वो साहब कह रहे थे कि यहां का हिंदू कमजोर है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लोग कह रहे हैं भाई पोस्टर लगा, पोस्टर हट गया, काम रुक गया, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, ममता के सामने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर चुनौती की तरह खड़े हो गए। दुर्गा मंदिर को लेकर भी हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को धमकी दे दी थी। दरअसल हुमायूं कबीर ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण पर सवाल उठा दिया। आरोप लगाया कि हिडको ने सरकारी पैसे से जमीन खरीदी। हिडको यानी बंगाल का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ममता बनर्जी सरकारी पैसे से दुर्गा मंदिर का निर्माण कर रही हैं। जिस जमीन पर दुर्गा मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की है, यह हुमायूं कबीर ने कह दिया। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। लोग एक एक ईंट लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बनवा रही हैं? हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि अगर ममता ने यह मंदिर बनवाया तो सड़क पर उतरकर मुसलमान और हुमायूं कबीर की पार्टी विरोध करेगी। सुनिए उनको। मेरा जो पार्टी बनाया नया जेयूसी जनता उन्नयन पार्टी, इनको हिडको को खिलाफ में जाऊंगी। हिडको जो पैसा हुआ डालेगी, सरकार का पैसा हुआ लगाएगी, तो उनको खिलाफ में ही जुद्दर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसी प्रोटेस्ट की धमकी की वजह से वहां दुर्गा मंदिर का काम रुक गया है? कोलकाता में दुर्गा मंदिर का काम क्यों रुका, इस पर भले ही अभी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने के डर से यह मंदिर का काम रोक दिया गया है क्या? क्योंकि आप देखिए कि हुमायूं कबीर किस तरह से ममता से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, यह कहा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से राजनीतिक दल भी बना दिया। यह जेयूपी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन भी किया। फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से भी गठबंधन करेंगे कहा जा रहा है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। अभी तक फुरफुरा शरीफ से ममता बनर्जी के लिए अपील होती थी। अब बंगाल में हुमायूं कबीर, ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का गठजोड़ बन रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने लगे हैं और इसके लिए बाबरी मस्जिद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इससे मुसलमान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी इस बात से परेशान तो नहीं है कि उधर मुसलमान टूट गया, पता चला इधर मंदिर बना तो उधर और मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। इधर बीजेपी हिंदू वोट बैंक को जो है वो अपने तरफ करने में लगी है। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव कठिन होता जा रहा है, ये चर्चाएं सब तरफ है। अब दुर्गा मंदिर के मुद्दे पर ममता बनर्जी घिर रही हैं तो उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी साल सितंबर में दुर्गा पूजा के पंडाल में एक व्यक्ति गाना गा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी आंखों में मदीना और दिल में काबा है। यह सब दुर्गा पूजा पंडाल में हो रहा था और ममता बनर्जी वहां ताली बजा रही थी। इसी तरह से आरोप है कि साल 2017 में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रुकवा दिया था जिससे मुहर्रम का जुलूस निकल सके। इन तस्वीरों के आधार पर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोलकाता में दुर्गा आंगन का काम रोका गया है। तो बंगाल में ममता बनर्जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट के फेर में फंस रही हैं। दुर्गा मंदिर का मामला भी खिलाफ चला जाएगा क्या, बहुत सवाल है। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी एक मस्जिद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। जयपुर में एक मस्जिद के बाहर रखे पत्थर हटाने के मुद्दे पर ऐसा बवाल हुआ, पत्थर चल गए। दरअसल जयपुर के चौमू में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है। इसके बाहर कुछ पत्थर पड़े हुए। ये पत्थर काफी समय से वहां पर रखे हुए और इनकी वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है। पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत की। आपसी सहमति से पत्थरों को हटाया गया, लेकिन आरोप है कि पत्थर हटाने के बाद कुछ लोगों ने लोहे की रेलिंग से मस्जिद की बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी रेलिंग लगाई जाती रही और इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई। यह घटना रात के करीब 3 बजे की है। पुलिस और प्रशासन के मना करने के बाद भी मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाई जाती रही जिसे JCB की मदद से हटाने की कोशिश हुई। तभी अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। भीड़ की तरफ से लगातार पत्थर फेंके जाने लगे। अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे पत्थर चल रहे हैं। आरोप है कि पुलिस पर पत्थर और शीशे की बोतलें तक फेंक दी गई। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े भाई। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए, किसी का सिर फट गया है, किसी के हाथ में चोट लगी है। और यह सारा बवाल सिर्फ इसलिए हुआ कि मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाकर जब रेलिंग लगा रहे तो रोक दिया। पुलिस पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। शुक्रवार है, जुमे का दिन था। जुमे पर कोई हंगामा होने की आशंका थी तो तड़के सुबह पथराव के निशान अभी भी चौमू में दिख रहे हैं। वहां पर लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कि वहां अभी क्या हालात है। शुक्रवार तड़के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, कांच की बोतल्स फेंकी गई, अब वैसे हालात ना बन जाए क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। ऐसे में तमाम लोग नमाज पढ़ने भी जाएंगे समुदाय विशेष के, तो वो उग्र ना हो जाए, आक्रामक ना हो जाए, इसलिए जो समुदाय विशेष के लोगों का इलाका है वहां पर भी एडिशनल फोर्सेस को डेप्यूट किया गया है। तो वहीं हालात जो है वो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है इन तमाम गलियों में जहां आज देर रात को जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए, बोतल फेंकी गई कांच की, वहां अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति आपको बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है। लेकिन पुलिस के वाहन लगातार इन गलियों में जा रहे हैं। मस्जिद के मुद्दे पर पथराव की खबर से हंगामा मच गया। फौरन पुलिस प्रशासन सब एक्टिव हुए। आप देखिए इस पूरी घटना में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। पुलिस की टीम ने चौमू में फ्लैग मार्च किया है। घटना के बाद इलाके के बाजार बंद हैं। STF, वज्रवाहन, RAC, पुलिस लाइन, जयपुर की टीमों के 500 जवान वहां मौजूद हैं। पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सुनिए पुलिस ने पूरी घटना के बारे में क्या बताया। पूरी तरह से कंट्रोल में है। कल मतलब आज सुबह से ही कंट्रोल में थी और उसके पहले भी 2-3 घटनाएं हुई थी जिसमें कि विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया है। अभी हम लोगों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया था, एरिया डोमिनेशन किया था, काफी सारे संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ करेंगे, उसके आधार पर जो भी मुलजिम होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। रात के अंधेरे में पुलिस पर पथराव करने वालों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है। पथराव करने वाले उपद्रवियों को लगा होगा कि रात का समय है, पुलिस क्या ही पहचान कर पाएगी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी। जो भी संदिग्ध दिख रहा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के इस एक्शन से संदिग्धों की हालत खराब हो गई। देखिए क्या हुआ।
अरे कुछ मामला नहीं है भैया, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? सर हम लोग परदेसी है सर। सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। यानी राजस्थान की पुलिस भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। जो आरोपी लग रहे हैं सबको कॉलर से पकड़कर टांग दिया है। चलो जरा बताओ क्या किए थे वहां पर। सबसे पूछताछ हो रही है, आरोपियों की पहचान हो रही है। लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, इतने पत्थर हर बार आ कहां से जाते हैं? खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सुबह पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का कल उद्घाटन किया। शाम को भाई लोग कार, रिक्शा, ट्रक लेकर आए और गमला चुरा के ले गए। कौन थे ये लोग? लखनऊ में गमला चोरी कांड। इधर पीएम मोदी ने किन नन्हे वीरों को सम्मान दिया कि देश का गौरव बढ़ गया है। इन गमला चोरों को इन वीरों से सीखना चाहिए। हमारे यहां लोग भी गजब गजब के हैं। आप सुनेंगे, तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में बनाए गए भव्य प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां शानदार स्टैचू लगे जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इधर पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, पीएम गए, उधर इस जगह पर रखे गए गमले लोग उठाकर ले जाने लगे। गजब कर दिया लोगों ने भाई। इधर पीएम मोदी निकले, उधर गमला चोरी होने लगा। गमला उठा के ले जाने के लिए कोई स्कूटर लेकर आया, कोई बाइक लेकर आया, कई लोग तो कार में गमले भर भर के ले गए भाई। कुछ लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि कब पीएम का कार्यक्रम खत्म हो और कब एक गमला टाप लें। देख रहे हैं, स्कूटी ले लोग आए। खत्म हुआ मामला, छोटा ट्रक लेके आ गए भाई, उसमें गमला भर भर के ले गए। गमला चोरी करने में महिलाएं तक पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गमला चोरी की कोई प्रतियोगिता चल रही। बताइए, नाम है प्रेरणा स्थल, इनकी प्रेरणा थी कि कैसे गमला चुरा ले। इन लोगों ने अपने लखनऊ में जो किया है उसके लोगों का नाम डुबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो बड़े लोग कर रहे थे, गमला चोरी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने जो किया है और उनका जो सम्मान हुआ है, उन बच्चों से इन बड़ों को सीखना चाहिए। इन बच्चों ने देश का नाम जो है वो गौरव और देश का बढ़ा दिया है। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन बहादुर बच्चों की कहानियां बताऊंगा, लेकिन पहले गमला कांड का हैरान करने वाला एक छोटा सा ट्रेलर दें। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि माथा भी पीट रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ही चल रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बीच सड़क पर गमला चोरी करने की होड़ लग जाए। प्रेरणा स्थल के बाहर से जो गुजर रहा था उसके हाथ में एक गमला जरूर दिख रहा था। कई लोग तो बैग भर भर के गमला ले गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो यहां पर सिर्फ गमला चोरी ही करने आए थे। कई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यहां पर देखा गया। कई लोग पूरे परिवार के साथ गमला चोरी करते दिखे। गमला चोरी करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग वीडियो बना रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि मना करने, टोकने के बाद लोग हंसते हुए गमला चुरा के ले गए। वीडियो बना रहे लोग कैसे इन लोगों का मजाक बना रहे थे, सुनिए आप। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की थी। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे छोटे छोटे गमले लगाकर पूरा एरिया जो है उसको सजाया गया था, देखिए। लेकिन लखनऊ में तो लोगों ने हद पार कर दी। सड़क पर लगे गमलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे, लेकिन मना करने के बाद भी लोग गमलों पर हाथ साफ करते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो कार और स्कूटी लेकर आए थे। गमला चोरी करने वालों की बातें और उनकी दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गमला चोरी करने वाले कई लोगों ने जब कैमरा देखा तो सकपका गए। एक भाई साहब तो कहने लगे कि एक गमला ही तो उठाए हैं, खजाना थोड़े लूट लिया है। सोचिए क्या ही है कि गमला चुरा के ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग दिख रहे हैं जो गमला चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों से आके ले जा रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश का नाम डुबाते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या देश का भला कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया, और इन बच्चों को आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। इन बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से चुना गया। पीएम मोदी ने भी इन विजेता बच्चों से मुलाकात की। जिन बच्चों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही पंजाब के श्रवण सिंह की। 10 साल के श्रवण फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण ने भारतीय सेना के जवानों की मदद की थी। छोटे से श्रवण ने जवानों को दूध और लस्सी पिलाकर उनकी सेवा की थी।
उनकी इसी जिंदादिली के लिए बाल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। देखिए, गमला चुराना बहुत आसान है, लेकिन देश के काम आना बहुत मुश्किल है, और वो काम इन छोटे छोटे बच्चों से, उन बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए।